क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल रीजनिंग का, और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और देखिए किस तरीके से चीज़ें हैं इसमें। और ये जो चैप्टर है वो ज़्यादातर जो इसके कंसेप्ट्स हैं वो सेट पर बेस्ड है। ठीक है, जिस तरीके से वेन डायग्राम आप पढ़ते हो सेट में, उसके सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो होती हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस और स्टेटमेंट का सेंस एक ही है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें, सेंटेंस का हो या फिर कोई एक स्टेटमेंट का हो, दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, तो जैसे कि सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ आर कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस या तो सही होगा या फिर गलत होगा। ठीक है, तो वो एक सेंटेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेंटेंस है वो गलत भी हो रहा है और सही भी हो रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये कहेंगे आप कि दो बातें उसमें नहीं होंगी। ठीक है, सिर्फ सेंटेंस सिर्फ एक डेफिनेशन देगा, या तो वो सही है या फिर गलत है, और उसको ही हम सेंटेंस कहेंगे और उसी को हम स्टेटमेंट कहेंगे। तो जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है सिंपल स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट में क्या बताया है कि पी जो स्टेटमेंट है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये स्टेटमेंट सही है। जो ये सेंटेंस लिखा है वो एक सही है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू सेंटेंस है। और जो क्यू है 2 + 7 = 11। ठीक है, तो 2 + 7 कितना होता है? 2 + 7 होता है 9, लेकिन यहाँ पे लिखा है 11, तो ये क्या है? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट करेंगे, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। और फिर इसके बाद में देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है, आर स्टेटमेंट, कि 2 इज़ एन ईवन नंबर। तो 2 एक ईवन नंबर है, तो इसलिए ये क्या है कि सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और उसके बाद में एस जो स्टेटमेंट है, इंदौर इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी। ठीक है, तो इंदौर कैपिटल नहीं है, इंदौर एमपी की भोपाल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है कि इंदौर इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी, तो ये सेंटेंस भी गलत है, तो फॉल्स है। ठीक है, और ओपन स्टेटमेंट क्या होते हैं? ओपन स्टेटमेंट कहो या ओपन सेंटेंस कहो, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि एक्स की आपको कोई भी रेंज दे सकते हैं कि किस रेंज पर ये सही है। ठीक है, जैसे अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाए तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और अगर एक्स 5 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू 5 होगी, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। और जैसे ये है कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट की डेफिनेशन है कि दो स्टेटमेंट को मिलाकर एक स्टेटमेंट बन रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब है कि दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बन रहा है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पर पी जो है कि 2 इज़ ए प्राइम नंबर, तो 2 एक क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, और क्यू जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि 2 इज़ एन ऑड नंबर। यहाँ पर जो 2 जो है, 2 एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, और लेकिन 2 ऑड नंबर नहीं है, 2 कैसा है? इवन नंबर है। तो ये जो आर स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, जो आर स्टेटमेंट है, तो 2 इज़ एन प्राइम नंबर एंड 2 ऑड नंबर। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं क्लियर कर रहे हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस देखो, सेंटेंस का मतलब देखो, वो सेंटेंस जो क्यू है वो गलत है, लेकिन एक सेंटेंस तो है वो। ठीक है, तो जो आर एक सेंटेंस बन रहा है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है जिस चीज़ को हम कह रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि दो जो सिंपल सेंटेंस हैं पी और क्यू को मिला के जो आर जो स्टेटमेंट बन रहा है, उसमें दो स्टेटमेंट हैं, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट कह रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं है उसमें, उसमें दो सिंपल स्टेटमेंट को मिलाकर एक जो स्टेटमेंट बना है, उसको हम कह रहे हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, हालांकि गलत है, सही है, वो बात की बात है। ठीक है, तो जैसे कि ये निगेशन, ठीक है, निगेशन का मतलब क्या होता है? किसी स्टेटमेंट का हम निगेशन कर रहे हैं, निगेशन का मतलब होता है कि हम नॉट उसमें यूज़ कर रहे हैं,
और नॉट का मतलब है कि मान लो कि कोई भी स्टेटमेंट है और वो हो रहा है, तो हम अगर नेगेशन उसका ले रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर कि जो पी जो स्टेटमेंट है वो दिया है हमें कि 2 इज़ एन ऑड नंबर, 2 हमारा कैसा है, ऑड नंबर है। लेकिन जैसे ही हमने इसका नेगेशन लिया तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो बदल चुका है कि 2 इज़ नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, तो नेगेशन का मतलब ये है कि कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, जैसे ही हम उसका नेगेशन करते हैं तो उसका जो इसकी डेफिनेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी। और इसी में हम आगे देखते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जिस तरीके से आप सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स पढ़ते हो जिसमें सेट का यूज़ होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और जो लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे लॉजिक ऑपरेटर्स हम जिसमें पढ़ते हैं कि एंड ऑपरेटर रहता है, तो जिस तरीके से हम सेट में पढ़ते हैं, सेट में क्या होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है। यूनियन का सिंबल किस तरीके से कि यू के तरीके से यूनियन का, तो यहाँ पर भी सिंबल उसी तरीके से है लेकिन थोड़ा सा उसका चेंज होगा। यहाँ पर हम वी बनाते हैं यू की जगह पे। और जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होता है, जैसे उस जगह पे हम क्या सेट में क्या यूज़ करते हैं, उल्टा यू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम उल्टा वी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो यहाँ पर हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो 4 ऑपरेटर होते हैं मेन। ठीक है, तो जैसे कि एंड ऑपरेटर होगा, उसके बाद में और ऑपरेटर, और इफ़ देन, और उसके बाद में होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये एंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, एंड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, कंजक्शन ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि ये यूनियन वाला जो पार्ट है, यूनियन को इसमें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सीधा वी। ठीक है, एक वी से डिनोट करते हैं, और जबकि हम सेट में किस तरीके से उसको डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या बोलते हैं, उसको डिस्टिंक्शन। ठीक है, और जो इफ़ देन का मतलब है कि कंडीशनल है, कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू, और इसको इम्प्लाइज भी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये बाय कंडीशनल है। ठीक है, और बाय कंडीशनल भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। बाय कंडीशनल में क्या होगा कि पी और क्यू दोनों ही एक बार में जब ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे तो उस हिसाब से कंडीशनें बनती हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ट्रुथ टेबल कि किस तरीके से ट्रुथ टेबल काम करती है, और ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनती है, और सेट्स से इस चीज़ को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि ये ट्रुथ टेबल है, और ट्रुथ टेबल में क्या क्या पॉसिबिलिटी एक स्टेटमेंट के साथ बन सकती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, और इसको हम सेट से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वेन डायग्राम में आप चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर जो दिया है कि नेगेशन, कोई एक स्टेटमेंट है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, या फिर वो सही होगा या फिर गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं उसकी। अगर कोई एक सिंपल स्टेटमेंट है या सेंटेंस है तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा। तो नेगेशन जब भी हम करते हैं तो कोई भी स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और जब भी हम उसका निगेशन कर रहे हैं, निगेशन का मतलब है कि हम उल्टा कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो निगेशन करने से क्या है कि उसका जो सेंस है वो उल्टा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा वो सेंस। ठीक है, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं और। ठीक है, और में हम क्या करते हैं कि मान लो कि 2 स्टेटमेंट हैं, उनको मिलाकर हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसमें जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा ऑपरेटर अगर और है, ठीक है, यानी कि सीधा भी। ठीक है, यानी कि अगर ऑपरेटर हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर और है, तो 2 हमारे पास में सिंपल सेंटेंस हैं जैसे पी और क्यू। ठीक है, तो मान लो कि ये जो और यही कंडीशन बन सकती हैं 2 स्टेटमेंट के साथ में, जो ये कंडीशनें लिखी हैं, या तो फिर पी ट्रू होगा या फिर क्यू ट्रू होगा, दोनों एक साथ में ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, और या फिर पी ट्रू होगा और जो क्यू है वो फॉल्स हो सकता है, या फिर पी फॉल्स हो सकता है, वो ट्रू हो सकता है जो क्यू है। ठीक है, उसके बाद में दोनों फॉल्स हो सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमने लिख ली एक बार।
सबसे पहले पॉसिबिलिटी लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले पी और क्यू लिख रहे हो आप, तो ट्रू ट्रू लिख लो, फॉल्स फॉल्स, उसके बाद में ट्रू फॉल्स, ये सारी पॉसिबिलिटी इसमें कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, तो उसके बाद में जब भी और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो और ऑपरेटर की कंडीशन के हिसाब से जो और ऑपरेटर में जो फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो और का मतलब है कि और में हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी कोई एक सेट लेते हैं, ठीक है, तो जब भी हम सेट कोई लेते हैं, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी जब भी हम लिखते हैं तब इसका सेंस किस तरीके से जाता है, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे हम, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे बी के एलिमेंट्स, और उसके बाद में हम किन एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं उसमें से जो ए और बी के इंटरसेक्शन वाले पार्ट में हैं उनको हम माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसको रिलेट करिए वेन डायग्राम से। ठीक है, तो वेन डायग्राम से इसको हम रिलेट करते हैं। जैसे मान लो कि एक सेट है ए और ये है बी सेट, ठीक है, ये एक यूनियन है, इसके अंदर में दो सेट्स हैं ए और बी। तो यूनियन का मतलब रहता है कि ए होगा, ए तो कंप्लीट होगा ही होगा, बी भी होगा, ठीक है, और जो भी इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, वो भी होगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने जब ए लिया तब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और फिर हमने बी लिया उसमें भी ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक इंटरसेक्शन वाले पार्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो उसमें कौन सा पार्ट आ गया, उसमें वो पार्ट भी आ गया कि जिसमें हमारा ए वाला पार्ट है और बी वाला पार्ट है और प्लस इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि हम ए को भी रखते हैं, बी को भी रखते हैं और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको भी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जब भी हमने ए लिया, ठीक है, तो वो पूरा ए आ गया यहाँ पर, ठीक है, और जब भी हमने बी लिया तो बी भी पूरा आ गया, जितने भी फेवरेबल जो केस हैं वो सारे बी के आ गए। और लेकिन तो दोनों में वो कॉमन वाला पार्ट जो है वो दोनों में रिपीट किया, तो हमने एक क्या कर दिया, एक जो कॉमन पार्ट था उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो सेट में हम इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप समझोगे कि जो P है, P ट्रू है, Q ट्रू है, तो दोनों अगर ट्रू हैं तो वो ट्रू है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो रहा है तो वो कंपाउंड जो स्टेटमेंट बनेगा वो ट्रू होगा। ठीक है, इसका फेवरेबल का मतलब ये सेंस आप निकाल सकते हो कि दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू है तब तो वो ट्रू है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट जो बन रहा है। अगर उसके बीच में जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर अगर यूनियन है तो, ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर दोनों एक साथ में अगर फॉल्स होंगे वो स्टेटमेंट तभी फॉल्स होगा, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में वो स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगा अगर यूनियन का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है कि दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू है, और दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये क्यू जो है वो ट्रू है तो ये जो ट्रू है। ठीक है, जब दोनों एक साथ में फॉल्स होंगे तभी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि कॉमन रीज़न तो लेते ही हैं, कॉमन रीज़न के साथ में जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट को भी हम लेते हैं उसमें। और फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में क्या करते हैं हम, एंड ऑपरेटर में हम सिर्फ जो हमारा कॉमन रीज़न है सिर्फ हम उसी को देखते हैं। अगर स्टेटमेंट दोनों एक साथ में अगर ट्रू होंगे तभी इस जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में वो स्टेटमेंट क्या फॉल्स होगा, हर कंडीशन में वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि जो P और Q जो दो स्टेटमेंट हैं वो एक साथ में जब ट्रू हुए हैं तभी सिर्फ ट्रू हो रहा है ये, इसके अलावा हर कंडीशन में फॉल्स होगा स्टेटमेंट। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ट्रू किस कंडीशन में होगा, जब एक साथ में दोनों के दोनों ट्रू हो रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं कंडीशनल। तो कंडीशनल में क्या होता है, जैसे कि कंडीशनल में हम लिखते हैं P इम्प्लाइज Q। ठीक है, P इम्प्लाइज Q का मतलब है ये सिर्फ हर कंडीशन में ट्रू होगा। P इम्प्लाइज Q का मतलब ये है कि ये हर एक कंडीशन में ट्रू होगा जिस कंडीशन में जो हमारा इम्प्लाइज जिस
सेंटेंस को हम कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर हमारा फॉल्स हो रहा है और जिससे हम इम्प्लाइज कर रहे हैं वो हमारा अगर ट्रू है, देखो इसको आप रिलेट कर सकते हो कि सारी चीज़ें सही थी लेकिन जो उसका रिजल्ट जो फाइनल निकल के आ रहा है वो अगर गलत आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें गलत थी, ठीक है। तो इसका जो फाइनल में जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं कंडीशनल को, तो वो जो होगा वो कैसा होगा, वो फॉल्स होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है इसकी, ठीक है। लेकिन अगर आप याद रखना चाहो तो सिर्फ एक ही कंडीशन है इसकी कि जिस तरीके से हम इम्प्लाइज करते हैं और जिसके लिए इम्प्लाइज किया जा रहा है वो अगर फॉल्स है और जिससे इम्प्लाइज कर रहे हैं वो अगर ट्रू है तो वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हो कंडीशनल में। और फिर आता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का मतलब है कि दोनों जब ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे एक साथ में तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, उसके अलावा हर कंडीशन में स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बाय कंडीशनल में ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी का मतलब क्या है? टोटोलॉजी का मतलब आप ये समझ सकते हो कि टोटोलॉजी में जो भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो भी निकल के आ रहा है फाइनल आउटकम, तो जितने भी पॉसिबल बेस बनेंगे वो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। अगर उसमें से एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया, ठीक है, तो वो जो फाइनल जो फेवरेबल केसेस होंगे वो क्या होंगे, वो टोटोलॉजी नहीं होगी। तो जितने भी केसेस आने चाहिए वो कैसे होंगे, वो अगर ट्रू हैं तो उसको टोटोलॉजी हम बोलेंगे। ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी इफ इट ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सारे कंपोनेंट हैं उसका जो फाइनल रिजल्ट जो आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए, तो उसको हम टोटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो रिजल्ट हमने निकाला है निगेशन का, जैसे पी स्टेटमेंट की कंडीशन क्या हो सकती है, क्या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो उसका मैंने निगेशन जब यूज़ किया तब जो ट्रू है तो वो फॉल्स होगा, या फिर फॉल्स है तो फिर ट्रू होगा, निगेशन जब भी हम करेंगे उसका। और फिर हमने इसका क्या निकाला, इसका हमने निकाला यूनियन के साथ में, ठीक है, यूनियन के साथ में इसका हमने निगेशन का यूनियन के साथ में हमने इसका कंपाउंड स्टेटमेंट निकाला। तो उसका जो रिजल्ट्स आए, और यूनियन के केस में हम क्या देखते हैं, यूनियन के केस में देखते हैं हम कि कोई भी अगर एक ट्रू है तो वो जो स्टेटमेंट जो फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। कोई भी उनमें से अगर जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी स्टेटमेंट हैं उसमें से अगर कोई भी एक भी अगर ट्रू हो जाए तो वो सारे जो स्टेटमेंट होगा, जो कंपाउंड स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, वो ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी ट्रू है, ठीक है। तो ये जो और इसमें जो फेवरेबल केसेस जो हैं वो सारे के सारे किस तरीके से ट्रू हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे टोटोलॉजी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, टोटोलॉजी कहेंगे। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं ये सेकंड एग्जांपल। तो इसमें किस तरीके से दिया है कि P और Q सारी पॉसिबिलिटी पहले हमने लिखी, ठीक है। तो P की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ट्रू ट्रू, और ये दो केस में यही पॉसिबिलिटी बनती है। 4 पॉसिबल केसेस बनते हैं, या तो वो दोनों ट्रू होंगे या फिर दोनों फॉल्स होंगे, या फिर एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा। तो यही पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि उन दोनों का यूनियन निकाला। तो यूनियन निकालने के लिए देखो इम्प्लाइज, देखो इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है, इसका फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें सबसे पहले अंदर से खोलते हुए आओ उसको, ठीक है। यही इसका सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। सबसे पहले अंदर का देखो, अंदर के बाद में फिर उससे थोड़ा सा और बढ़ो, फिर और बढ़ो, जैसे हम लॉग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिक्स तो समझते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या है कि सबसे पहले अंदर से खोलना चालू करो उसको, पहले सिंप्लीफिकेशन करो सबसे पहले उसका, ठीक है। तो P यूनियन हमने Q निकाला, तो P यूनियन Q के क्या निकला, यहाँ से कोई भी अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो वो सारे के सारे ट्रू होंगे केस, और इसमें दोनों के दोनों फॉल्स हैं एक साथ में तो वो फॉल्स है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इम्प्लाइज निकाला। तो इम्प्लाइज का मतलब ये है कि अब इसको आप ट्रीट कर लो कि कोई भी एक स्टेटमेंट है Q, मान लो K स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है इसका मतलब है कि P इम्प्लाइज K, ठीक है। अब इसको एक यूनियन की तरह मत देखो, इसको मान लो कि ये K है, ठीक है। और K के क्या रिजल्ट्स हैं हमारे, ट्रू 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 और फॉल्स, ट्रू 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 3 बार और फिर उसके बाद में फॉल्स, ठीक है।
तो ये इसके रिजल्ट्स हैं, ये किसके रिजल्ट्स हैं, के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसके जो केसेस जब हम निकालेंगे कंडीशनल में, तो कंडीशनल में आपने पढ़ा था कि वो कंडीशनल में कब ये फॉल्स होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा, उसके अलावा हर कंडीशन में ये ट्रू होगा। तो ये किस कंडीशन में फॉल्स होगा, ये सिर्फ इस कंडीशन में फॉल्स होगा जिसमें पी हमारा ट्रू हो जाए और ये हमारा फॉल्स हो जाए, ठीक है। उस कंडीशन में ही इसका रिजल्ट सिर्फ फॉल आएगा, उसके अलावा हर कंडीशन में इसका स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू आएगा। तो आप इसमें देखोगे कि जो P है, P से इम्प्लाइज हो रहा है K के लिए, और K के रिजल्ट्स ये हैं। तो जिस कंडीशन में K फॉल्स हुआ होगा, ठीक है, K जिस कंडीशन में फॉल्स हुआ है और P के ये रिजल्ट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो P के अगर ये रिजल्ट्स हैं और P, हाँ ठीक है, P जिसमें हमारा फॉल्स हुआ है, तो P जिसमें फॉल्स हुआ है, उसके अलावा K में ट्रू हुआ है, उसके साथ में K में ट्रू नहीं हुआ, तो इसके जितने भी रिजल्ट्स होंगे तो वो सारे के सारे किस तरीके से होंगे, वो सारे के सारे ट्रू होंगे, क्योंकि ये केस हमें मिला ही नहीं उसमें। ये केस का मतलब ये है कि इसमें K में फॉल्स ही हो रहा है, लेकिन जब P में उसी के साथ में क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, उसी कंडीशन में ये फॉल्स होगा, उसके अलावा और दूसरी कंडीशन कोई भी होगी उसमें क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा। तो जितने भी फेवरेबल केसेस हैं, क्योंकि हमने फाइनल इसी को देख लिया, क्योंकि इसी में फॉल्स था ये स्टेटमेंट, K में एक ही केस बन सकता था लेकिन वो भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो सारे केसेस हैं वो कैसे होंगे, ट्रू होंगे। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको टोटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। टोटोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी बार क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा भी गया है टोटोलॉजी से, ठीक है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको टोटोलॉजी पे मिलेंगे, फॉल्सी पे मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो देखो आगे हम कंप्लीट करते हैं फॉल्सी, ठीक है। जिस तरीके से हम टोटोलॉजी पढ़ रहे थे और टोटोलॉजी में जो भी हमारे रिजल्ट्स जो आ रहे थे वो सारे के सारे ट्रू होंगे अगर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। लेकिन अगर उसी का हम अपोजिट करें, सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे अगर फॉल्स आ जाएँ तो उसको हम बोलेंगे फॉल्सी, और या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन से भी लिखा हुआ शब्द से भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन भी हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड फॉल्सी इफ इट इज ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल इट्स पॉसिबल ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने भी कंपोनेंट होंगे हर कंडीशन पे उसका जो रिजल्ट जो आएगा वो कैसा होगा, जो हर कंडीशन पे जो उसका रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, फॉल्स होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं लॉजिक इक्विवेलेंस। तो लॉजिक इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि दो कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके बीच में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ भी आ रहे हैं, यानी कि मान लो कि उसका जो ट्रू आया रिजल्ट, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट का, और फिर जो दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट आया फॉल्स। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में कि वो जो रिजल्ट्स हैं वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लॉजिक इक्विवेलेंस में देखते हैं, मतलब अगर फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो अगर सेम है तो वो इस तरीके से उसको काउंट करेंगे हम कि वो लॉजिक इक्विवेलेंस है, वो इक्वल है आपस में, उसके अगर रिजल्ट सेम है तो। जैसे कि यहाँ पर हम मैच करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि मान लो कि टू कंपाउंड स्टेटमेंट है, यानी कि ये S1 जो है, S1 के कंपोनेंट क्या है, PQR, ठीक है। और उसके बाद में S2 जो है, S2 के कंपोनेंट क्या है, PQR, यही। और इसमें जो लॉजिक ऑपरेटर्स जो यूज़ कर रहे होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट जो निकल के आएगा वो अगर रिजल्ट सेम है तो हम उसको बोलेंगे ये आपस में किस तरीके से हैं, ये लॉजिक इक्विवेलेंस है, ठीक है। लॉजिक तो हम उसमें ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो अगर उसके फाइनल जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं जो दो कंपाउंड स्टेटमेंट के, तो उसको बोलेंगे कि इक्विवेलेंस है ये एक दूसरे के, ठीक है। आर सेड टू बी लॉजिक इक्विवेलेंस इफ दे हैव आइडेंटिकल ट्रू वैल्यू एंड डिनोशन एंड डिनोटेड बाय, जिस तरीके से हम डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया, PQ, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये जो है वो एक दूसरे के लॉजिक इक्विवेलेंस हैं, ठीक है। तो लॉजिक इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले क्या लिया, दो कोई भी स्टेटमेंट लिए, उनकी कंडीशन क्या क्या बन सकती हैं, 4 फेवरेबल केसेस बन सकते हैं उसके, और वो केसेस क्या होंगे, क्या तो ट्रू ट्रू, या फिर फॉल्स फॉल्स, या फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। तो उसके बाद में हमने निकाला सबसे पहले P इम्प्लाइज Q निकाला। P इम्प्लाइज Q फॉल्स कब होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है,
ठीक है। जिस तरीके से हम क्या लिखते हैं, P इम्प्लाइज अगर हमने Q लिखा और जो सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा, और वो होगा जब Q हमारा फॉल्स हो जाए और जो P है वो ट्रू हो जाए। तो इसी कंडीशन में ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, और उसके अलावा हर कंडीशन में ट्रू मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं P इम्प्लाइज Q, तो Q जो हमारा है वो फॉल्स इस कंडीशन में है और ये ट्रू है, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, वो फॉल्स आ गया। और उसके अलावा ये जो कंडीशन है यहाँ पर भी F दिया है, यहाँ पे फॉल्स है ये, लेकिन उस कंडीशन में जो P है वो हमारा क्या है, वो फॉल्स है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया फाइनली। तो हमने ये निकाला, ये है हमारा P इम्प्लाइज Q, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट्स है, फिर हमने दोनों के निगेशन करे, ठीक है, निगेशन किए दोनों के, और फिर उसके बाद में हमने निगेशन निकाल के फिर उसका इम्प्लाइज लिया, वही सेम चीज़, ठीक है। फिर उसके लिए कंपोनेंट, इस चीज़ के लिए कंपोनेंट कौन से बन गए, ये वाले, निगेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और फिर उसका हमने रिजल्ट मैच किया, इसका और इसका रिजल्ट, दोनों के दोनों सेम रिजल्ट्स आए, और तो हम इसको क्या कहेंगे, लॉजिक इक्विवेलेंस है ये, ठीक है, आपस में। इस तरीके से हम कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है जेईई मेंस में कि लॉजिक इक्विवेलेंस फाइंड आउट करो, कि 4 ऑप्शन आपको दे देंगे कौन कौन से लॉजिक इक्विवेलेंस हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं ये। तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो निगेशन क्या होता है कि अभी तक हम निगेशन कर रहे थे कि एक सिंपल स्टेटमेंट है, उसका हमने निगेशन कर रहे हैं, तो उसका जो सेंस है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 इज़ एन ऑड नंबर, तो अगर उसका निगेशन कर रहे हैं तो 2 इज़ नॉट एन ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट का अगर निगेशन कर रहे हैं तो वो किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो दिया है P यूनियन Q और उसका हम निगेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, ठीक है, कि निगेशन किस तरीके से ऑपरेटर के अंदर जाएगा, उसको समझो। कि हमने निगेशन किया यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट का, ठीक है, तो होगा क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये, तो ये क्या करेगा, और जो अंदर वाला साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर यूनियन है तो उसका इंटरसेक्शन वाला आ जाएगा साइन, जो कंजक्शन साइन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो कंजक्शन साइन है तो वो और वाला साइन आ जाएगा, वो डिसजंक्शन वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, और ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाँ, और ये दोनों जो पार्ट हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें तो सिर्फ साइन चेंज होगा, लेकिन इस पार्ट में देखो समझो, इस पार्ट में ये मैंने 2 कंडीशन लिखी हैं यहाँ पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले अंदर वाले को खोल लो, ये निगेशन है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है। अंदर वाले को जब भी इम्प्लाइज का साइन हो तो इम्प्लाइज साइन को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं उसको समझना। जब भी लिखा है P इम्प्लाइज Q, ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q को हम ब्रेक करने के लिए सिर्फ ये आप याद रख सकते हो कि निगेशन ऑफ P और यूनियन Q, इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हो आप कि जब भी P इम्प्लाइज Q दिया है आपको, तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे Q है तो Q कुछ भी है, निगेशन है उसका या नहीं है वो सेम रहेगा यहाँ पे, लेकिन जो P है, P से Q के लिए इम्प्लाइज किया जा रहा है, तो निगेशन ऑफ P और यूनियन Q, ठीक है। Q पे डिपेंडेंसी नहीं है, Q कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से इसको ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको हम ब्रेक करते हैं, P निगेशन ऑफ P और यूनियन Q, ठीक है। और फिर ये अंदर जाएगा इसके, तो वो क्या होगा, P का जो P निगेशन कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो निगेशन का अगर निगेशन ले रहे हो तो वो तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये बचेगा सिर्फ P, ठीक है। और उसके बाद में साइन चेंज करेगा, ये यहाँ पर यूनियन का साइन है तो इसको साइन को कैसा हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन वाला साइन हो जाएगा, ठीक है, कंजक्शन साइन। और फिर उसके बाद में ये कैसा होगा, निगेशन, तो निगेशन इसका निगेशन, तो निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट लिखा है वो यही है, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर इम्प्लाइज को कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कभी कभी क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट। तो इम्प्लाइज, ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बाय कंडीशनल को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो बाय कंडीशनल का जब भी निगेशन आपसे पूछा जाए तो उसको डायरेक्ट आप ब्रेक करोगे तो आपके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, लेकिन जब भी आप इम्प्लाइज का ये चीज़ आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है।
डायरेक्ट ब्रेक करने का मतलब है कि उसको अंदर ब्रैकेट में ब्रेक कर लोगे, फिर उसके बाद में फाइनली निगेशन ले दोगे, उसका काम खत्म। ठीक है, तो जब भी हम बाय कंडीशनल को सॉल्व कर रहे हैं तब उसका मतलब क्या है कि P इम्प्लाइज Q और उन दोनों का इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज Q, यानी कि बाय कंडीशनल का मतलब है कि जो भी कंडीशन P से Q के लिए है वो सेम कंडीशन Q से P के लिए है, और उन दोनों कंडीशन का हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। बाय कंडीशनल का मतलब ये है। बाय कंडीशनल में हम दोनों कंडीशन एक बार में ट्रू होनी चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। जैसे हमने देखा था कि दोनों एक साथ में अगर फॉल्स हैं तब भी ट्रू है, और दोनों एक साथ में अगर फॉल्स हैं तब भी वो ट्रू है, और उसके अलावा हर कंडीशन में स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो बाय कंडीशनल को यहां से हम समझ सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q, ठीक है, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, और दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट। और फिर इसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, फिर यही चीज़ इसमें हम कंडीशनल वाली यूज़ करेंगे इसमें, और वो सारी चीज़ें सेम आएंगी। P इंटरसेक्स जो निगेशन ऑफ P यूनियन Q, ठीक है, और इसको यूज़ करेंगे हम उसके बाद में Q P, ठीक है, और ये क्या करेंगे हम इसमें, फिर इसका हमें निगेशन लेना है फाइनली। तो सबसे पहले इसको ट्रीट करो आप कि ये एक स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसके अंदर नहीं जाएंगे अभी अपन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम अंदर नहीं जाएंगे लेकिन ब्रैकेट के बाहर रहेंगे। तो निगेशन ऑफ ऑपरेटर P Q, और सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर गए हैं अपन, इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर नहीं गए। ठीक है, तो ये वाला जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा, वो इंटरसेक्शन वाला यूनियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में इंटरसेक्शन ऑफ Q P, और ये सारा जो है वो सेम हम जो कर चुके हैं अभी जो कंडीशनल में, वो सारी चीज़ें सेम है। आप करोगे तो ये फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी तक पढ़ा था हमने कि P इम्प्लाइज Q। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे थे जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, ये डायरेक्ट इम्प्लाइज हो रहा है P से Q के लिए। ठीक है, तो इसको हमने कंडीशनल स्टेटमेंट कहा था। ठीक है, P इम्प्लाइज Q, तो ये कंडीशनल है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है P से Q के लिए। फिर उसके बाद आता है, मान लो दोनों को हम रिवर्स कर दें। जैसे अभी तक हमने कहा था कि P इम्प्लाइज Q, मान लो कि हमने कह दिया कि Q इम्प्लाइज P, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसको मतलब हम क्या है कि कन्वर्स कर रहे हैं एक दूसरे को, उल्टा कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम कन्वर्स कंडीशनल। ठीक है, और उसके बाद में हमने सिर्फ P इम्प्लाइज Q है लेकिन दोनों का निगेशन लिया है, दोनों साइड में हम क्या किया है, निगेशन लिया है, तो उसको बोलेंगे हम इनवर्स या अपोजिट कंडीशनल। ठीक है, और फिर उसके बाद में उल्टा भी किया है और निगेशन भी लिया है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रापॉजिटिव कंडीशनल। यहाँ से क्वेश्चन आप जेईई मेंस में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को आप देख लें। इसमें क्या है कि दोनों, जब भी आपके पास में दो कंपाउंड स्टेटमेंट लिखे होंगे और उससे बोलेगा कि इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाइए आप, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव में आपको करना क्या होगा कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है उसको नोट करना है, इसको भी नोट करना है, और उन दोनों को आपस में एक्सचेंज भी करना है, उनकी पोजीशन भी एक्सचेंज करना है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर पहले लिखा है और सेकंड स्टेटमेंट अगर बाद में लिखा है, तो जब भी आप कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाओगे तो दोनों का निगेशन भी करोगे और उसका जो पोजीशन है वो भी उल्टा करोगे। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, वो कॉन्ट्रापॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया है कि थर्ड जो पढ़ा है, ठीक है, थर्ड क्या है कि इनवर्स या अपोजिट कंडीशनल। इसमें क्या करेंगे हम, उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले लिखा है और सेकंड स्टेटमेंट बाद में लिखा है तो पोजीशन उनकी सेम रहेगी, लेकिन हमें क्या करना होगा, सिर्फ निगेशन करना होगा। अगर वो इनवर्स बनाने की कह रहा है तो ठीक है, सिर्फ उनका हमें इनवर्स बनाना होगा। यानी कि अगर किसी का, यानी कि अगर लिखा है आपके पास में 2 इज़ ए प्राइम नंबर, तो 2 इज़ नॉट एन प्राइम नंबर, इस तरीके से आपको उसका सेंस चेंज करना होगा सिर्फ। ठीक है, और उसके बाद में कन्वर्स कंडीशनल अगर आपके पास आ जाए तो कन्वर्स कंडीशनल में सिर्फ क्या करना होगा, आपको सिर्फ पोजीशन चेंज करनी होगी, निगेशन नहीं करना होगा उसका। तो इस तरीके से उसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और डी मॉर्गन थ्योरम सब हमने पढ़ ही लिया कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है। जब भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर में निगेशन को ले जाते हैं तब उसमें क्या करते हैं, निगेशन
जब कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर जाता है तो उसमें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो उसके साइन होते हैं, अगर यूनियन का साइन है तो वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्शन वाला बनेगा, और इंटरसेक्शन वाला साइन है तो वो यूनियन वाला साइन बनेगा। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ये होती है। उसके बाद में हम सेट से रिलेट करते हैं। देखो बार बार मैं सेट से रिलेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो सेट से रिलेट करने का मतलब ये है कि इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि वेन डायग्राम आपने पहले से पढ़ रखा है अगर, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। जैसे कि सेट और मैथमेटिकल रीजनिंग को अगर हम कंबाइन तरीके से समझें तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो सिमिलरिटी होती है, काफ़ी चीज़ें क्या है, जो वेन डायग्राम वाला जितना भी पोर्शन होता है वो सारा का सारा सिमिलर रहता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम जब भी हम सेट में जब भी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जब सेट लेते हैं, ए सेट लेते हैं, कैपिटल बी सेट लेते हैं, फिर सी सेट लेते हैं, इस तरीके से। तो वहाँ पर तो यहाँ पर हम जो मैथमेटिकल रीजनिंग जब पढ़ते हैं तब उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल पी यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल क्यू यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल आर यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ हमने सिर्फ सिंबल चेंज किया है, उसका जो सेंस है वो बिल्कुल सेम है। जैसे यूनियन वहाँ पे लेते हैं तो यू सीधा यू होता है, जैसे यू बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसका इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, जैसे यहाँ पर हम उल्टा वी यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे उल्टा यू बनाते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें, बस सिंबल थोड़ा सा अलग है लेकिन सारी चीज़ों का जो सेंस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे अपन जब भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी चीज़ का, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का अपन वेन डायग्राम से क्या मतलब समझते हैं उसका, जब भी एक यूनियन है, ठीक है, और एक सेट है उसके अंदर में तो ए वाला पार्ट तो ये हो गया, और ए अगर कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा ये बाहर वाला पार्ट पूरा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वो जो खुद जो सेट है यूनियन में, उसको छोड़ के जितना भी पार्ट है वो सारा सारा उस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वो जो स्टेटमेंट है उसके जो जितने भी फेवरेबल केसेस हैं उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको छोड़ के जितनी भी बाहर वाली चीज़ें हैं वो सब उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट और निगेशन में भी ये चीज़ हो रही है। निगेशन में क्या है कि जब भी कोई एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसका हम निगेशन कर दिया, यानी कि मतलब है कि वो जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जितना भी यूनियन का जो पार्ट है वो होगा। ठीक है, तो वो सेंस वही निकल रहा है उसका, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको, जब भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं तब उसमें नॉट का यूज़ कर रहे हैं सेंस वही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या है, जब भी हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं तब उसका सेंस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी हमने बोला कि अगर 2 इज़ ए प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर जब भी हम निगेशन का सेंस, जिसको उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे या इसका निगेशन लेंगे तब उसका सेंस कैसा होगा कि 2 इज़ नॉट एन प्राइम नंबर। ठीक है, सारी चीज़ें सेम हैं और फिर उसके बाद में हम यूनियन जब भी पढ़ते हैं तो यूनियन का मतलब है कि ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यूनियन का मतलब है कि जो जितनी भी और ऑल फेवरेबल केसेस हैं वो सारे के सारे उसमें आ रहे हैं। यूनियन का मतलब ये है। यूनियन का मतलब ये है कि पूरा का पूरा यूनियन। ठीक है, तो उसी तरीके से टोटोलॉजी को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो जितने भी केसेस हैं अगर वो ट्रू हैं, ठीक है, तो वो एक पूरा टोटोलॉजी है। ठीक है, तो सेट से इसको रिलेट कर सकते हो आप। सेट में जिस तरीके से यूनियन लेते हैं हम, यूनियन के अंदर में सेट होते हैं, जितनी भी फॉर्मेबल के जो फेवरेबल के जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी किस में लाई करती हैं, वो सारी की सारी यूनियन में लाई करती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम टोटोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जिसमें एक भी केसेस नहीं है, फॉल्सी यानी कि एम्प्टी सेट, नल सेट, तो यहाँ पर हम उसको फॉल्सी यानी कि सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझो, इस चीज़ का मतलब क्या है अब देखो इसको समझो, इस चीज़ का मतलब क्या है। इस चीज़ का मतलब है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर हमने क्या किया, यूनियन लिया। किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब है कि ए सेट आ गया, ए सेट ये हुआ। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट, ए को छोड़ के पूरा जो उसके बाहर जितना भी पार्ट है वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं। यूनियन का मतलब ये है कि दोनों वाला पार्ट लेना है हमें, सिर्फ कॉमन रीजन नहीं लेना है। कॉमन रीजन लेना होता है इंटरसेक्शन वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूनियन है तो दोनों का पार्ट आएगा यहाँ पर। तो दोनों का पार्ट आएगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, सारे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, तो ये बन गया पूरा यूनियन। ठीक है, तो और अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ए वाला पार्ट ये है और ए का कॉम्प्लीमेंट है वो बाहर वाला पार्ट है,
तो इन दोनों में आपस में ऐसा कोई पार्ट है जो कॉमन पार्ट है, ऐसा कोई रीज़न है इसमें जो कॉमन रीज़न है? तो ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो इसमें कॉमन आ रहा हो। तो जब भी हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन रीज़न, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई भी केस नहीं है कि जिसमें थोड़ा सा भी पार्ट कॉमन आ रहा हो, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि इसमें ऐसा भी केस नहीं है कोई भी कि जिसमें कॉमन रीज़न आ रहा हो, तो इसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट है। ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा, क्योंकि जब भी कॉमन रीज़न नहीं आएगा तब तक कोई, जब भी कॉमन रीज़न ही नहीं है तब तक कोई फेवरेबल केसेस कैसे हो सकता है? तो उसका जो फाइनल आउटकम होगा वो कैसा होगा? एम्प्टी होगा। अब देखो दूसरी चीज़ कि कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया। देखो कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था? ये बाहर वाला रीजन, ठीक है। और इसका अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका मतलब है कि हम लौट के यहीं पहुंच गए फिर, क्योंकि ये यूनियन है, डिसाइड इसी में से होगा सारी चीज़ें। तो उसमें से क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट जब भी हम लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हम ए के पास आ जाएंगे, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्ट ए पर लौट के आ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद में ए का यूनियन ए के साथ में ले रहे हैं, यानी कि इसका यूनियन यानी कि ए का यूनियन फिर उसके बाद में ए का यूनियन ए के साथ में, तो ए का यूनियन ए के साथ में ले रहे हैं तो वो ए ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। उसके उसमें क्या करोगे? तो जितना भी केसेस हैं वो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया उसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन भी यूज़ करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट यूज़ किया है, तो जो कॉमन रीज़न है वो सारा का सारा कॉमन रीज़न कौन सा है? वो सारा का सारा ए रीज़न ही तो है पूरा कॉमन, तो उसमें ये भी ए ही होगा, ठीक है। और ए का यूनियन ले रहा है फाई के साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि 4 और 0, यूनियन का मतलब बेसिकली प्लस ही होता है, लेकिन उसमें हम वो केस भी ऐड करते हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। दोनों के केसेस तो लेते ही हैं, लेकिन उसमें हम वो केस भी लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अगर मान लो कि फाई का मतलब है कि उसमें कोई सेट ही नहीं है, कोई फेवरेबल केसेस नहीं है, 0 है, वो एम्प्टी है। तो अगर 4 में अगर 0 तुम ऐड कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि वो तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में हम वही पार्ट लिखते हैं जो कॉमन है, लेकिन 5 में तो कुछ पार्ट है ही नहीं। तो अगर 5 में कोई पार्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें केसेस जो हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? वो एलिमेंट हैं, वो कैसे हैं? वो सारे के सारे 0 हैं, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो उसको नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये कैसा आ जाएगा? एम्प्टी आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो अलजेब्रा का किस तरीके से यूज़ करते हैं। अलजेब्रा आइडेम्पोटेटेड प्रॉपर्टी होती है इसमें, ठीक है। आइडेम्पोटेड प्रॉपर्टी का मतलब है कि इस तरीके से हमने देखा अभी, ये सारी चीज़ें आपके अलजेब्रा आप समझ सकते हो यहाँ पे कि वेन डायग्राम से भी ये देख लिया हमने, ठीक है। तो वेन डायग्राम से भी इन चीज़ों को हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर पी ये है, ये हमारा ये केस, और ये एक यूनियन है और उसका हम यूनियन ले रहे हैं पी के साथ में, तो यही वाला जो कॉमन रीज़न होगा यही तो फेवरेबल होगा, तो वो क्या होगा? वो पी होगा, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन ले रहे हो तब भी वो पूरा कॉमन रीज़न यही तो है, तो वो पी होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इनको प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर तुम लिख रहे हो यहाँ पर पी यूनियन क्यू, और तो इसका मतलब है कि बेसिकली लिख क्या रहे हैं आप? लिख रहे हैं कि पी के सेट्स, क्यू के सेट्स और प्लस में दोनों के जो कॉमन हैं वो सेट्स। तो अगर आप लिखना चाह रहे हो यहाँ पर क्यू यूनियन पी, तो इससे क्या इसका कोई सेंस चेंज होगा? कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। वो दोनों सेम ही चीज़ हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे के कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और यूनियन वाला जो पार्ट है वो भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं ये, ठीक है। तो जब भी आप यूनियन के साथ में उसका सिंबल चेंज कर रहे हो या फिर उसका जो ब्रैकेट है उससे उसका जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहे हो, तो फाइनल में जो आउटकम होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फाइनल आउटकम वही होगा उसका, ठीक है। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी निगेशन का, जब निगेशन को अंदर ले जा रहे थे अपन, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम पी के साथ में भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो पी के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे लगेगी? जैसे मान लो कि पी यूनियन, और ये एक इसके अंदर में कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इसको हम इसके साथ में ले जाएंगे क्यू के साथ में। तो पी यूनियन क्यू, ये अब होगा क्या? अब ये वाला जो ब्रैकेट है वो ऐसे ही रहेगा,
ठीक है। और इसके साथ में फिर क्या होगा, P यूनियन R। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया था उसका मतलब वही रहता है, सारी प्रॉपर्टी सेम है बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें हमारे वेन डायग्राम से समझ ली, ठीक है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल भी कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो डुअलिटी क्या होता है, डुअलिटी और डुअलिटी स्टेटमेंट कहें, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, इस चीज़ को समझो। इस चीज़ का मतलब है कि जब भी आपके पास में साइन दिया है, ये एक स्टैंडर्ड है, इस तरीके से आपको चेंज करना है। जब भी आपके पास में डुअलिटी किसी स्टेटमेंट का पूछा जा रहा है तो उसमें जितने भी ऑपरेटर हैं, अगर मान लो कि और ऑपरेटर है, ठीक है, तो और ऑपरेटर को हमें क्या करना है, और ऑपरेटर को इंटरसेक्शन वाला करना है और इंटरसेक्शन वाले को और ऑपरेटर करना है, और उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा डुअलिटी, ठीक है। यही चीज़ रहती है इसमें, और कुछ भी नहीं रहता। डुअलिटी बहुत सिंपल चीज़ है कि टू कंपाउंड स्टेटमेंट आर सेड टू बी डुअल ऑफ ईच अदर इफ वन कैन ऑब्टेन फ्रॉम अदर बाय रिप्लेसिंग। तो रिप्लेसिंग क्या रिप्लेस करना है, ये जो साइन है, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन से रिप्लेस करना है उसको, और अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन से करना है, और टोटोलॉजी है तो उसको एज अ फॉल्सी की तरह देखना है, फॉल्सी से रिप्लेस करना है उसको, ठीक है। और अगर फॉल्सी है तो टोटोलॉजी से करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से भी समझ लेंगे कि अगर यहाँ पर P और Q, अगर इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगर डुअलिटी पूछा जा रहा है तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, सिग्नेचर उसका चेंज करना है। यूनियन है तो उसकी जगह, या अगर इंटरसेक्शन वाला है तो अगर उसकी जगह क्या करना है, यूनियन यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है तो इसमें क्या है कि जितने भी सिग्नेचर हैं, जो जितने भी ऑपरेटर्स यूज़ करें अपन ने, ठीक है, तो उसका सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ चेंज कर रहे हैं। यूनियन है तो इंटरसेक्शन वाला यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन है तो यूनियन यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है निगेशन, और निगेशन यहाँ पे है वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, निगेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया है तो हमने यूनियन यूज़ किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन यूज़ किया है। जितने भी सिंबल हैं इस तरीके से सारे के सारे चेंज करेंगे हम, और वो होगा हमारा जो फाइनल ड्यूअलिटी उस सेंटेंस का, उस कंपाउंड स्टेटमेंट का, ठीक है। अब उसके बाद में पढ़ते हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्वांटिफायर्स आर द वर्ड्स दैट यूज टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी विदाउट गिविंग एन एग्जैक्ट नंबर। यानी कि इसका मतलब ये है कि क्वांटिफायर्स वो चीज़ें हैं, वो वर्ड्स हैं जिसका हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, ठीक है। यानी कि जब भी आपसे बोला जा रहा है कि कितने नंबर, तो आपको पता ही नहीं है कि कितने हैं, लेकिन हैं कुछ नंबर। यानी कि आप बोल सकते हो कि सम, ठीक है, ऑल, ऐसे जो आप वर्ड यूज़ करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। यानी कि आप बोल सकते हो कुछ, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि फ्यू नंबर्स, ठीक है। और एटलीस्ट 2 4 कितने, तो इस तरीके से जब भी हम यूज़ करते हैं तो देयर एग्जिस्ट और नन, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें, कोई भी नंबर नहीं है। तो जब भी हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं तब उसको बोलते हैं हम क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है। तो और इसमें क्वेश्चन जब भी आता है तब उसमें एक क्वेश्चन आता है कि उसका निगेशन बताओ क्वांटिफायर का। तो क्वांटिफायर का निगेशन इसमें मैंने लिखा है कि निगेशन ऑफ एटलीस्ट। देखो एटलीस्ट एक याद करो, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना और बस, और याद भी रख लेना कि एटलीस्ट आ जाए आपसे, या फिर सम आ जाए, या फिर फ्यू आ जाए, या फिर ऑल आ जाए, इन सब का जो निगेशन होता है वो नन लिखना आप। सबका स्टेटमेंट का जो जितने वर्ड हैं उनका जो निगेशन जो आता है वो क्या होता है, वो नन होता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसे एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ सकते हो, ऐसे आपसे दिया जाए कि जो निगेशन है, ऑल का निगेशन क्या होगा, ऑल एक क्वांटिफायर है, ठीक है, तो इसका जो निगेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, और यहाँ पर ये एग्जांपल दिए हैं, इनको भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। और नहीं आएंगे तो फिर मैं इनको सॉल्व करवाऊँगा। और मैंने इसमें एक PDF भी अटैच की है, इसको मैं गूगल इसमें पे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। और इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस करना, और अगले सेशन में इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगले सेशन में अगर आपसे नहीं होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, एक इसके लिए वीडियो बना के बढ़िया आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैं अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आप इसको सॉल्व करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और अभी करिए,
तो आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसके जेईई मेंस के क्वेश्चंस आपको मेल कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, और इसमें से अगर कोई भी आपको डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। और बस यही, थैंक्स। और अगले जो वीडियो लेक्चर होगा वो किसी आप सजेस्ट कर सकते हो कि किस पे होना चाहिए, तो मैं उसका वीडियो लेक्चर आपको, अगर कोई दिक्कत है किसी चैप्टर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से, तो पर्टिकुलर चैप्टर बता सकते हो आप, और मैं उसका वीडियो बना के इस तरीके से आपके सामने क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू।